अब आते हैं आज की कहानी पर। जो आज का कैरेक्टर बिहार में, जैसे मैंने आपको यूपी की कहानी सुनाई थी श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, गैंगस्टर, तो कहते हैं कि बिहार में शायद इससे बड़ा डॉन कोई हुआ नहीं, और जिसकी इतनी ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल में भी दबदबा और उसका जो आतंक था वो काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि एक तीसरी तस्वीर उसकी पेश की जाती है कि वो एक रॉबिन हुड भी था और सिवान के लिए बहुत काम किया, ये बातें भी कही जाती है। लेकिन अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पर सारी नज़र डालें तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो मतलब दहला देते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के बाहुबली नेता, 2 बार विधायक एमएलए रहे और 4 बार लगातार लोकसभा के एमपी। तो 4 बार लोकसभा और 2 बार एमएलए बिहार विधानसभा में, और जिनके ऊपर 40 से ज़्यादा मर्डर, किडनैपिंग, दंगा, आर्म्स एक्ट, डकैती, ब्लास्ट करना, ऐसे न जाने कितने केस। बट शहाबुद्दीन की पूरी चीज़ बताऊं आपको, और मैं इस कहानी से कैसे जुड़ा हूँ ये भी बताऊं, उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ आपको शुरुआत की, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि शहाबुद्दीन किस तरह का क्रिमिनल था। ये बात जो है 16 अगस्त 2004 की है। इत्तेफाक से भी 2-4 दिन पहले मैंने आपको भागलपुर के तेज़ाब कांड की कहानी सुनाई थी, और उस तेज़ाब कांड को जो कहानी थी उसमें आपको पता है कि वहाँ पुलिस किस तरह से क्रिमिनल की आंखों में उनकी आंखें फोड़कर एसिड डाल देती थी और फिर अंधा कर देती थी। तो ये 1979-80 के दौरान में हुआ था। इस चीज़ के करीब 24 साल बाद शहाबुद्दीन को 2 वजहों से सुर्खियां मिली। जो पहली बार आया कि एक बाहुबली नेता, एक क्रिमिनल जो सिवान से उठ के बाहर, जिसकी कहानियां सामने आई, वो 2 इंसिडेंट थी। एक वो इंसिडेंट थी जिसकी कहानी अब मैं आपको सुना रहा हूँ। 16 अगस्त 2004 प्रतापपुर सिवान में एक जगह है जहाँ पे शहाबुद्दीन का घर है। उस प्रतापपुर के आसपास और पूरे सिवान में एक तरह से शहाबुद्दीन का ही बोलबाला हुआ करता था। 2004 तक तो हो चुके, एमएलए के बाद एमपी भी था। तो वहाँ पे एक जो लोकल लोग थे उन सब के ऊपर ये था कि या तो आप उसकी बात मानो या फिर आप पिटो, मारे जाओ। तो सिवान में एक तरह से एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी और वो शहाबुद्दीन की चलती थी। और पूरे सिवान में शहाबुद्दीन को कोई शहाबुद्दीन या मोहम्मद शहाबुद्दीन कह के नहीं बुलाता था, वहाँ उसका एक ही नाम था, साहिब। सिवान में अगर कोई साहिब बोले तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये शहाबुद्दीन के लिए बोला जा रहा। तो ये कहानी 16 अगस्त 2004 की है। शहाबुद्दीन के कुछ लोग वहाँ पे अलग अलग दुकानों से जाकर रंगदारी वसूल करते थे। तो वैसे ही वसूल करने के लिए एक चंदा बाबू वहाँ के लोकल शख्स हैं, जिनके 4 बेटे, 1 बेटी और पत्नी के साथ सिवान में रहते थे। 4 में से 1 बेटा उनका अपाहिज था। 3 बेटे जो थे वो काम पे लगे हुए थे, उनकी 2 दुकानें थी सिवान में। तो ये लोग, शहाबुद्दीन के लोग 16 अगस्त को वहाँ पहुँचते हैं इसकी दुकान पे और उससे रंगदारी के तौर पे 2 लाख रुपए एक दुकान में, जहाँ पे उनका एक बेटा बैठा हुआ था, तो वो उससे पैसे मांगते हैं, जिसका नाम राजीव था। तो राजीव कहता 2 लाख तो है नहीं, 30-40 हज़ार रुपये हैं, उसी में देकर, वो जानता था वो भी कि साहब के लोगों को मना करने का मतलब क्या होता है। तो 30-40 हज़ार है, बट वो माने नहीं। उन्होंने उसके साथ तोड़फोड़ की, मारपीट की, और फिर वो गले में जितने भी पैसे थे वो सब उठाकर ले गए। तो जब ये ले गए तो इसको बहुत गुस्सा आया राजीव को, और ये वहीं से फिर घर गया। और घर में एसिड एक रखा होता है जो आमतौर पे बाथरूम साफ करने के लिए इन जगहों पे सब यूज़ करते हैं। तो उसने वहाँ से एक एसिड का डब्बा उठाया, छोटा सा था, और वो वापस वो लोग जिन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की थी उनके पास आया और फिर इसने एसिड उनके ऊपर फेंक दिया। तो उसके छींटे जो है इसके अपने एक भाई को भी लगे थे, और उसके बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। जो बदमाश थे शहाबुद्दीन के साहब के लोग, वो सब घबरा गए
और उससे थोड़े बहुत सभी को छींटे लगे और एसिड से, मतलब कोई बहुत सीरियसली कोई इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो अंजाम हुआ, वो अंजाम आज 14 साल के बाद भी जो सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये हो गया तो फिर ये सारे लोग वापस जाते हैं। शहाबुद्दीन उस वक्त सीवान के जेल में ही बंद थे, और कहते हैं कि वो बंद सिर्फ जेल में नाम के लिए थे। जेल में बाकायदा दरबार लगता था, और जब मन करता था वो जेल से टहलने के लिए बाहर भी आ जाते थे। ये सच था, क्योंकि सीवान में तूती बोलती थी, और उस वक्त ऑलरेडी वो एमपी थे जब जेल में बंद थे, तो तूती बोलती। तो ये लोग वहाँ जाते हैं। उसके बाद ये खबर मिलती है, शहाबुद्दीन तक पहुँचती है। तो शहाबुद्दीन तक जब ये खबर पहुँचती है तो उसके बाद एक बदले की कार्रवाई शुरू होती है। इसके बाद यही लोग वापस जाते हैं, और जो राजीव और सतीश, इसके दो भाई, दोनों अलग अलग दुकान पे बैठे हुए थे। इन दोनों को पकड़कर ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और प्रतापपुर ले आते हैं। प्रतापपुर जो शहाबुद्दीन का घर था, जहाँ पे वो रहता था, उसकी फैमिली रहती थी। इसके बाद दोनों को यहाँ लाने के बाद इसका एक तीसरा भाई, जिसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वहाँ भी इनके लोग पहुँचते हैं। उसका नाम गिरीश था, उसको भी उठा लेते हैं। उसका तीनों को प्रतापपुर के इलाके में लाया जाता है, और दिन भर उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो फिर शहाबुद्दीन जेल से बाहर आता है, और जेल से बाहर आने के बाद वो फैसला सुनाता है। शहाबुद्दीन के बारे में यह है कि सीवान में पैरेलल हुकूमत, जो मैंने आपसे कहा कि समानांतर सरकार चलाने की, सीवान में जो कुछ भी होता था, लोग कोर्ट पुलिस इन चक्करों में नहीं पड़ते थे। अब ये डर है या क्या था मालूम नहीं, लेकिन वो सारे फैसले, चाहे वो ज़मीन के हों, शादी ब्याह से जुड़े हुए हों, लड़ाई झगड़े से जुड़े हों, इन सब का फैसला शहाबुद्दीन की कोर्ट में होता था। यहाँ तक कि सीवान में डॉक्टर मरीज को देखने की फीस कितनी लेंगे, वो फीस शहाबुद्दीन तय करता था, हर डॉक्टर के लिए, किसी एक क्लिनिक के लिए नहीं। तो ये सारे उसके फरमान, वहाँ का कानून होता था। तो कहते हैं कि उस अगस्त की रात को भी वो 2004 में बाहर आता है, और उसके बाद फरमान सुनाता है, और उस फरमान के तहत 2 भाइयों को बाकायदा पेड़ से लटकाया जाता है, और उनकी लटकाने के बाद बाकायदा तेज़ाब भर के लाया जाता है। और कहते हैं कि मतलब बहुत बड़े बड़े डब्बों में तेज़ाब लाया गया, और तेज़ाब लाने के बाद सतीश और गिरीश, इन दोनों भाइयों को जो बांध के टांगा हुआ था, उनको तेज़ाब से नहला दिया जाता है। एक छोटे से शीशी में तेज़ाब लेकर अपना गुस्सा निकालने के लिए राजीव अपनी दुकान से उठकर घर गया था, इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए, और उसने उनके ऊपर तेज़ाब छिड़का था, जिसकी चंद बूंदें लगी थी हर एक को, जिसमें इसके अपने भाई को भी लगी थी, सतीश को भी थोड़ी सी। लेकिन उसका बदला सिर्फ ये नहीं था कि ये तेज़ाब फेंका था, बल्कि ये था कि तुमने शहाबुद्दीन को एक तरह से रंगदारी देने से मना किया, और उसके खिलाफ तुमने आवाज़ उठाई, तो उसकी सज़ा कुछ और होनी चाहिए। तो सज़ा के तौर पर सतीश और गिरीश को पेड़ से टांग कर बाकायदा तेज़ाब से नहलाया गया। तेज़ाब से नहलाने के बाद जो चश्मदीद हैं वो कहते हैं कि जिस्म में कुछ बचा नहीं था, हड्डियाँ थीं। फिर उसके बाद उन हड्डियों के टुकड़े किए गए और उसको ले जाकर कहीं फेंक दिया गया। जो तीसरा भाई था वो इत्तेफाक से, इसमें गिरीश और सतीश जो है ये मारे गए। जो राजेश था उसको इन्होंने वहाँ पे बांध करके रखा था, चूँकि वो डायरेक्ट उस वक्त मारपीट में शामिल नहीं था, और उसको ये था कि इसको भी मार देना है। लेकिन नसीब ये था कि वो एक ट्रैक्टर में कुछ अनाज वनाज जा रहा था उसी प्रतापपुर गांव से, और वो जो है तीसरा भाई उस ट्रैक्टर में छुप गया, और वहाँ से निकल के वो यूपी पहुँच गया। इस तरह उसकी जान बच गई। लेकिन उसने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा उस प्रतापपुर गांव में उस रात, जब उसके 2 भाइयों को उसके आँखों के सामने तेज़ाब से नहलाया गया था। इसको कहते हैं, वहाँ पे जो बाद में नाम दिया गया था, एसिड बाथ डबल मर्डर। तो तेज़ाब से नहलाकर दोनों को मारने का। और ये चश्मदीद था। किसी तरह से इस इंसिडेंट के बाद वो ट्रैक्टर में छुपकर वहाँ से निकला, भागा और बनारस पहुँचा। इस दौरान जो इन दोनों के पिता थे वो पटना गए हुए थे उस दिन किसी काम से,
उन्हें पटना में ये खबर मिली कि इनके 2 बेटों को मारा गया है। बल्कि उनको ये भी था, तब तक खबर नहीं थी कि तीसरा बेटा भी मारा गया, वो बाद में पता चला कि वो जिंदा है। और कहा गया कि आप लोग यहाँ मत आना सिवान, वरना आपकी पूरी फैमिली को मार दी जाएगी, और तैयारी यही थी। तो इनका एक अपाहिज बेटा, बीवी और बेटी ये पटना में थे। उसके बाद इनका सिलसिला शुरू होता है, कौन ऐसा एमपी, कौन ऐसी पार्टी, कौन ऐसा मिनिस्टर जिसके पास चंदा बाबू, जो गिरीश और सतीश के फादर थे, उसके दरवाजे पे नहीं गए। लेकिन जैसे ही शहाबुद्दीन का नाम आता था, हर आदमी मदद से हाथ खींच लेता था, और इस तरीके से ये केस यूं ही पड़ा रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। इसी दौरान ये जो तीसरा भाई बचा, इसने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि उसने लाइव देखा था सब कुछ। तो पिता ने फिर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। पटना के डीजीपी से लेके एडीजी, सिवान के एसएसपी, मंत्री, इवन ये कहते हैं कि वो दिल्ली तक आए और दिल्ली में बड़े नेताओं से मिले उस वक्त कांग्रेस के, बट किसी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि शहाबुद्दीन का नाम सामने आया और हर एक डरा हुआ था। इस तरह से धीरे धीरे वक्त बीतता गया, और आखिर में जब ये मामला बहुत लंबा तक खिंच गया, लेकिन बाप ने हार नहीं मानी, कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी कहा गया कि कुछ करो। फिर जाकर जो तीसरे चश्मदीद भाई थे, और उसकी गवाही, उसके बयान, और जो बिहार में थोड़ा सा साम्राज्य बदला, नीतीश कुमार, चूंकि लालू प्रसाद यादव का हाथ था, आरजेडी से सांसद, आरजेडी से विधायक शहाबुद्दीन, और आरजेडी मतलब लालू प्रसाद के बिल्कुल खासम खास, तो कोई कुछ करता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार गई, तो फिर वहाँ के डीजीपी ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद सारे पुराने केस खोले गए, और उसमें ये केस भी आया, और बाकायदा चूँकि एक चश्मदीद था, उसकी गवाही हुई। उस गवाही के दौर बाद ये जब सांसद थे मिस्टर शहाबुद्दीन साहिब, और ऐसा क्रूर क्रिमिनल, मतलब जिसको कोई नहला के किसी को मार, सोच के भी अजीब लगता है, तो वो सांसद बनकर दिल्ली में सरकारी निवास में पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर रहे हैं। सोचिए आप, अजीब, इसे क्या कहेंगे हम लोग। तो फिर मामला ये खुला, सीआईडी को जांच दी गई, गवाही हुई, और तब जाकर 2005 में सांसद रहते हुए बिहार पुलिस की एक टीम आती है, और संसद का सत्र अटेंड करके जब शहाबुद्दीन लौट रहा था, तो घर से उसको यहीं दिल्ली के सरकारी निवास से गिरफ्तार किया जाता है और ले जाया जाता है। और उसके बाद ये मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद लंबे समय तक एक तो जो तीसरा भाई बचा हुआ था, उसी की जान को खतरा था। उसकी गवाही हो जाती है, लेकिन उसको लगातार धमकियां मिलती हैं, और आखिरी जो भाई बचा हुआ था राजीव, इसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है चंदा बाबू को और तमाम लोग, उनके पिता को, उनकी फैमिली सिवान लौटती है, और एसएसपी को कहा जाता है इनको सुरक्षा दी जाए, तो पुलिस वाले निगरानी करते हैं, सुरक्षा देते हैं। इसकी शादी होती है फिर राजीव की, तीसरे भाई की जो बचा हुआ था, और उधर हाई कोर्ट सज़ा सुनाती है। इसी 2 भाई को मारने के इल्ज़ाम में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उम्र कैद की उधर सज़ा सुनाई जाती है, इधर इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद 18वें दिन, राजीव की शादी के ठीक 18वें दिन, 16 जून 2014, 16 जून 2014 को सड़क पे गोली मार दी जाती है, और वो अकेला चश्मदीद था। और उसने लगातार इससे पहले कोर्ट में हर जगह लिख कर दिया था कि मुझे धमकी मिल रही है, मुझे मार देंगे, और वही होता है, और उसको भी गोली मार दी जाती है। फिर पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनके तीसरे बेटे की मौत थी। फिर वो रिपोर्ट लिखाते हैं। चूंकि गवाही हो चुकी थी, तो इसलिए केस पे असर नहीं पड़ता है। कुछ दिनों के लिए बेशक उसकी मौत के बाद ज़मानत मिलती है, और उसको लगता है कि अब चश्मदीद तो है नहीं, लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, बरकरार रखती है, और ज़मानत रद्द करती है, और शहाबुद्दीन को जो है वापस जेल जाना पड़ता है। और अब भी शहाबुद्दीन जेल में। ये एक कहानी, इंसिडेंट आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि एक फैमिली के
3 बेटों को, जिनमें से 2 को तेजाब से नहलाकर मारना और एक की फिर गोली मार के शादी के 18वें दिन, इस तरह का क्रिमिनल शहाबुद्दीन। अब शहाबुद्दीन की पूरी शुरुआत कैसे हुई और वो शहाबुद्दीन कैसे बना। सिवान के प्रतापपुर इलाके में पैदा हुआ, अच्छी खासी पढ़ाई की, वो एमए, पीएचडी और यहाँ तक कि एलएलबी का भी एग्ज़ाम दे रहा था। अब जहाँ पे एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहा था वहीं पे मेरी शहाबुद्दीन की कहानी शुरू होती है कि मैं इसमें कैसे स्टोरी को मैंने कवर करने का मौका मिला। खबर आई कि शहाबुद्दीन अब एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहा है और वो वकालत भी करेगा, और इसके पीछे ये भी थी कि उसके खिलाफ बहुत केस हैं, 40 से ज़्यादा, तो वकीलों पे भरोसा नहीं है, वो खुद ही अपने केस की पैरवी करेगा। तो ये खबर जब मिली तो हम लोग पहुँचे शूट करने के लिए। बिहार में नकल अब तो थोड़ा कम हो गया, वरना आपको पता है कि 10वीं 12वीं और इन सब के एग्ज़ाम में वहाँ नकल किस लेवल पे होता है। तो उस दौर में भी यही हाल था। तो पता चला कि अपने सोर्सेज से कि शहाबुद्दीन एलएलबी का एग्ज़ाम तो दे रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन के नाम पर वो एग्ज़ाम में कोई और बैठ रहा है। एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें उसके नाम पे, तस्वीर उसकी, लेकिन एग्ज़ाम देने वाला कोई और ये आम बात है। तो इस स्टोरी को हम लोगों ने कवर की, उसकी वजह से फिर उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुँचे, फिर सिवान पहुँचे, शहाबुद्दीन के लोगों से मिले। अच्छा, उस वक्त तक ये जुर्म और तमाम शोज़ आते थे तो वो लोग पहचानते भी थे, तो बड़े प्यार से मिले, पर उन्हें ये पता नहीं था हम करने क्या हैं। हम तो ये करने आए थे कि साहब जो है एलएलबी बन रहे हैं, मतलब इतना वक्त अब भी है कि इतनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव कहानी सुनाई थी। और उसी दौरान सिवान में फिर 2 दिन रुका भी था, और तब पहली बार एक चीज़ पता चली थी जिसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जब आप पटना से सिवान के लिए जाते हैं या फिर आप यूपी की तरफ से सिवान के लिए जाते हैं तो बाकी सड़क तब भी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। आप आराम से 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलाकर निकल सकते हैं, बीच बीच में गड्ढा ज़रूर है। लेकिन जैसे ही सिवान 20 किलोमीटर जब दूर होता है उसके बाद सड़क गायब हो जाती है। सड़क है लेकिन सड़क पे सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं, और आपकी गाड़ी की स्पीड किसी भी कीमत पे आप कितनी भी कोशिश कर लें 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर आप चला ही नहीं सकते। 10 किलोमीटर से ऊपर की आपकी स्पीड हो ही नहीं सकती, वरना गाड़ी बैठ जाएगी, और वो सारा गड्ढा था। तो हमने ये पता किया उस वक्त कि ये बाकी सड़क तो ठीक है, लेकिन सिवान से 20 किलोमीटर ही पहले क्यों। अच्छा, जैसे आप सिवान के अंदर जाएंगे तो शानदार सड़कें, सब कुछ, तो ये बाहर आउटर पे ऐसा क्यों। तो पता चला कि वो जानबूझ के किया गया था। कितनी बार भी सड़कें बनी, शहाबुद्दीन के लोगों ने वो सड़कें तोड़वा दी थी, और उसकी वजह ये था कि कभी कोई पुलिस अटैक हो या कुछ चीज़ें हो तो यहाँ तक पुलिस की गाड़ियाँ, आप अगर 10 की स्पीड में चला रहे हैं और 20 किलोमीटर है तो अंदाज़ा लगाइए कितना वक्त मिलेगा शहाबुद्दीन को बचने में और सब कुछ इंतज़ाम करने में। तो इस वजह से भी ये सड़क ख़राब की गई और उस सड़क को कभी बनने नहीं दिया गया। तो खैर वो स्टोरी थी जिसमें बाद में फिर वो एलएलबी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि भेद खुल गया था, पकड़े गए। तो कॉलेज टाइम में ही जब एमए किया, उसके बाद पीएचडी की, उसके बाद ये कॉलेज से ही पॉलिटिक्स में शुरू हो शहाबुद्दीन। 1993 से 2001 के दौरान कहते हैं कि सिवान में करीब 18 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ता या सपोर्टर का मर्डर हो गया था, जिनमें ख़ास तौर पर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट चंद्रशेखर, उनकी खबरें लगातार सुर्खियां बनी, और एक बहुत सीनियर लीडर श्याम नारायण, इनका भी मर्डर सिवान में हुआ। और कहते हैं कि इन लोगों के मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं ये जो 18 लोग थे गायब होने के पीछे और इनके मर्डर के पीछे, वो शहाबुद्दीन का हाथ था। ये लगातार इल्ज़ाम लगे। इसी बीच में एक और माला एक्टिविस्ट, भाकपा माला के मन्ना चौधरी, इनका किडनैप हो जाता और ये गायब हो जाते हैं। आज तक लाश नहीं मिली है मन्ना चौधरी की, लेकिन घर वाले और बाकी लोग लड़ाई जारी रखते हैं और कोर्ट तक जाते हैं। शहाबुद्दीन को अपने जो 40 के करीब क्रिमिनल केसेस हैं उनमें 2 ही मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई है। एक जो दोनों भाइयों को एसिड से नहलाकर मारा था, और दूसरा इस मन्ना चौधरी को, जिसकी आज तक लाश नहीं मिली है, लेकिन ये सबको यकीन है कि वो इस दुनिया में नहीं हो, उसको मारा जा चुका है। और कोर्ट ने
लाश न होने पे मर्डर इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, क्योंकि लाश ज़रूरी है। लेकिन कोर्ट ने इसको इस तरह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई कि किडनैपिंग विथ इंटेंशन टू मर्डर, मतलब किडनैपिंग इसलिए किया कि ताकि आपको जान से मारना है, और इसी बेस पे कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो शहाबुद्दीन को 2 मामले में ही उम्र कैद की सज़ा हुई, जिसमें से एक ये मन्ना चौधरी है, माले कार्यकर्ता। कहते हैं कि जब ये 19 साल का था शहाबुद्दीन, तब इसने पहला क्राइम किया था और पहला केस इसका दर्ज हुआ था। अब तक 36 साल अलग अलग मामलों में सज़ा हुई है, 2 उम्र कैद को छोड़कर। फिलहाल जेल में है। 2 बार ये विधायक रहा, 4 बार ये एमएलए रहा। और शहाबुद्दीन को शहाबुद्दीन बनाने की मैंने आपको बताई थी कि 2 कहानी। पहली तो आपको एसिड बता दी कि एसिड केस जो नहलाया था उसकी वजह से। इसके बाद इससे पहले बल्कि एक और कांड हुआ था। ये 15 मार्च 2001 की बात है। तब शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से जुड़ा हुआ और एमपी उस वक्त तक बन चुका था। तो वहां पे एक पुलिस की टीम सिवान में एक आरजेडी के ही दूसरे लीडर की गिरफ्तारी की तामील के लिए पहुंचती है। उनके पास वारंट था और वो वहां पहुंचती है उस नेता को गिरफ्तार करने के लिए। शहाबुद्दीन वहां मौजूद था। तो कहते हैं कि जब ये अधिकारी वहां पहुंचे, पुलिस की टीम, तो शहाबुद्दीन की हमेशा पुलिस से हाथापाई। वो पुलिस वालों पे हाथ उठा देता था, बल्कि पुलिस वालों पे गोली भी चलाई। एक बार अपने ही इलेक्शन के दौरान एसएसपी के ऊपर गोली चला दी और एसएसपी को जान बचा के भागना पड़ा था। और ये सारी चीज़ें पटना तक पहुंचती थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का शहाबुद्दीन पर हाथ था। तो 15 मार्च 2001 को एक आरजेडी के ही लीडर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है। और उनके जो मेन पुलिस अफसर थे उस वक्त, जिनकी अगुवाई में ये टीम पहुंची थी, संजीव कुमार। तो कहते हैं वहाँ पे शहाबुद्दीन मौजूद था। और शहाबुद्दीन ने जब देखा पुलिस टीम को और उसने वारंट देखा, तो उसने गिरफ्तारी में मदद करने की बजाय सीधे संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। वर्दी में उस वक्त वो ड्यूटी दे रहे थे पुलिस वाले। और उनके साथ जो बाकी पुलिस वाले आए थे, उनको शहाबुद्दीन के लोगों ने बुरी तरह मारा और बुरी तरह पिटाई की। बहुत सारे जख्मी हुए। और ये पुलिस टीम वापस जाती है। पुलिस टीम में बड़ा गुस्सा था कि एक क्रिमिनल और उसके लोग इस तरीके से ड्यूटी पर उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। तो ये बात पटना तक पहुंची। फिर ये हुआ कि इससे पुलिस में बगावत भी हो सकती है। तो तय हुआ कि नहीं, इसको करने के लिए जो शहाबुद्दीन और उसके साथ जो लोग थे, उन्होंने ड्यूटी पे पुलिस पे हाथ उठाया, उनको गिरफ्तार करेंगे और टीम जाएगी। इसके बाद एक बड़ी टीम शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर पहुंचती है, शहाबुद्दीन और उन लोगों को पकड़ने जिसने पुलिस टीम पे हाथ उठाया था। वहाँ सीन एकदम अलग था। शहाबुद्दीन के लोगों को पता था ये पुलिस टीम आई है। इसके बाद शहाबुद्दीन के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है। 2 पुलिस वाले और 8 गांव वाले प्रतापपुर के जो शहाबुद्दीन के लोग थे, ये मारे जाते हैं। और इसके बाद पुलिस को वहाँ से पहली बार AK-47 जो आर्मी यूज़ करती थी वो गन, नाइट विज़न कैमरा और कुछ पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर बने हुए हथियार, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन शहाबुद्दीन गायब हो जाता है, भाग जाता है। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो पहली बार ये भी उठता है कि शहाबुद्दीन का जो उस वक्त पुलिस थी, उसने अपने एक बयान दिया था कि इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो हथियार पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर थे जो इसके घर से बरामद हुए थे। और वो जो बाकी चीज़ें मिली थी वो सिर्फ आर्मी यूज़ कर सकती थी, ये नहीं, वो भी इसके यहाँ से मिला था। तो ये मामला संगीन हो गया था। और इसके बाद पुलिस की टीम पीछे पड़ी और इसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये उस वक्त तक पकड़ा नहीं गया। और दूसरी बात, फिर सरकार की तरफ से ऐसा था नहीं कि इसको पकड़ा जाए और इसके साथ कुछ किया जाए। तो वो आराम से बचा रहा। बाद में जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसको सिवान जेल में रखा गया। लेकिन सिवान जेल में भी जब उसको रखा गया तो कायदे से कहते हैं कि सिर्फ गिरफ्तारी नाम को थी, एक आई वॉश था। हर शाम, ख़ास तौर पर वेडनेसडे और मंडे, ये जेल में अदालत लगाता था। जब ये गांव में होता था तब गांव में ये अदालत लगाता। और जितने भी लोग हैं, अब ये बताइए कि जेल के अंदर है और जेल में कहते हैं कि इन दिनों में जो 2 दिन होता था, लोग कतार लगा के बाहर खड़े रहते थे और वो कि मिलना है और अदालत लगना है और उसमें हमारी सुनवाई होनी है। और बाकायदा जेल प्रशासन पूरी छूट देता था और वो जेल के अंदर एकदम एक अदालत लगाकर शहाबुद्दीन साहब बैठे रहते थे और फिर वो फैसला सुनाते थे।
कई बार ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। एक बार पटना बेऊर जेल का मामला था कि वहाँ पे एक जेलर ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा कि यहाँ पे कोई आपसे रूल के अलावा कोई मिलने नहीं आएगा। तो कहते हैं कि शहाबुद्दीन, ये FIR में दर्ज है, शहाबुद्दीन ने उसे ये धमकी दी थी कि बहुत दिन हो गया तुझे पिटे हुए, एक बार बाहर आऊँ फिर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके ऊपर बाद में FIR दर्ज हुआ। एक बार ऐसी एक मामला चल रहा था पटना में कोर्ट में, तो बाकायदा जज को शहाबुद्दीन के वकील ने धमकी दी थी भरी कोर्ट में कि आप ये ऐसे कर दो वरना फिर आपकी जान को खतरा है। बाद में ये मामला ऊपर के कोर्ट में गया, शिकायत की, तो फिर उस वकील को अरेस्ट किया गया जो शहाबुद्दीन की तरफ से जिसने धमकी दी थी। तो इस तरह से धमकाना, इस तरीके से बातें करना फितरत में शामिल थी। ये भी कहते हैं कि जो अदालत जेल के अंदर लगती थी, इसमें एक दो तो बड़ा सुर्खियों में रहता कि एक बार ऐसी एक अदालत में एक फरियादी पहुंचा और उसने कहा कि मेरा प्रमोशन करवा दीजिए। तो पता चला कि वो कोई और नहीं, वो एक पुलिस वाला था। और जो आता था तो शहाबुद्दीन के आसपास लोग फ़ोन लेके बैठे रहते थे और जिसका जो मसला होता था उस कंसर्न शख्स को वहीं से फ़ोन मिलाया जाता था। तो इसके विटनेस भी हैं कि जब इस पुलिस वाले ने कहा कि मेरा प्रमोशन करा दीजिए तो उसने सीधे फ़ोन मिलाया पटना में एक सीनियर पुलिस अफसर को और उसने नाम बताया और ये कहा और उसका कहा कि अगली रिपोर्ट मेरे पास इसका प्रमोशन का आना चाहिए, और उसका काम हो गया। एक किसी के ज़मीन का इशू था, वो बाकायदा जेल के अंदर जब अपनी फरियाद लेकर आया था और उसका काम हो गया तो वो साथ में राइफ़ल लेकर आया था गिफ्ट करने के लिए कि ये साहब मेरा ये काम कर दीजिए, और बोला ये आपके लिए नया राइफ़ल गिफ्ट लेकर आया। अब सोचिए जेल के अंदर वो गिफ्ट में राइफ़ल दे रहा है, ये हालत थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन 2005 में जब शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया दिल्ली से MP रहते हुए, उसके बाद फिर सज़ा सुनाई गई। जब 2 मामलों में उम्र कैद की आपको बताई, तो अपने जो चुनाव आयोग के कानून और नियम के तहत फिर उसके चुनाव लड़ने पे पाबंदी लग गई। तो लिहाजा जो उसके अगला चुनाव था वो नहीं लड़ा। 2009 में शायद हुआ था जो लोकसभा का चुनाव, लेकिन RJD ने शहाबुद्दीन की बीवी को खड़ा कर दिया सीवान से और लोकसभा के टिकट पे शहाबुद्दीन की जगह, क्योंकि मालूम था कि लड़े कोई भी होगा चेहरा शहाबुद्दीन का। लेकिन तब तक हालात बदल गए थे और शहाबुद्दीन की बीवी जो है वो चुनाव हार जाती हैं। तो पहली बार अब यहाँ से फिर जो गढ़ है कमज़ोर होना शुरू होता है और उसके बाद कानूनी लड़ाई और फिर जेल, और मामला चूँकि इतना ज़्यादा सब कुछ दिल्ली तक पहुँच चुका, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका, तो फिर बीच बीच में ये होता है कि सिवान जेल से भी हटाया जाता क्योंकि वहाँ पे वो देखते हुए, लेकिन निज़ाम बदला, सरकार बदली तो बहुत कुछ बदला। तो फिलहाल अभी भी ये है कि शहाबुद्दीन जेल में है, लेकिन शहाबुद्दीन की जो सल्तनत थी वो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कहने वाले अभी भी यही बताते हैं कि सिवान में आज भी जेल के अंदर से उसी की हुक्म और हुकूमत चलती है और जो होता है वो वही होता है जो वो कहता है। कुल मिलाकर जितने जो मामले हैं उसके हिसाब से 36 साल की सज़ा कई मामलों में हो चुकी है, 2 में उम्र कैद है, कुछ केसेस के फैसले होने अभी बाकी हैं। तो ये थी शहाबुद्दीन की कहानी। बिहार में ये भी कहते हैं कि शायद इससे बड़ा कोई डॉन नहीं हुआ, और जो एक वक्त ऐसा भी आया था जब पुलिस वाले भी एक साथ हो गए थे शहाबुद्दीन के खिलाफ। लेकिन वही है कि जो राजनीति और अपराधीकरण जब दोनों मिल जाता है तो बड़ा ख़तरनाक खेल होता है। तो पुलिस वाले चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस वक्त RJD की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव के साथ नज़दीकी थी। तो और ये भी कहते हैं कि 1-2 बार लालू प्रसाद यादव से जब मनमुटाव हुआ है इसी सब केस में कि पुलिस कैसे जांच कर रही है और कैसे दबिश डाल रही है, तो उस वक्त नाराज़ होकर शहाबुद्दीन ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी थी, और ये भी था कि वो BJP में शामिल होने की भी बात आ रही थी। लेकिन बाद में फिर लालू प्रसाद यादव खुद सिवान के जेल में जाते थे मिलने और कहते थे ये मेरा छोटा भाई है, और जबकि वो कन्विक्ट हो चुका था और जेल में था, उसके बावजूद भी वो सिवान जेल में मनाने के लिए गए और अंदर जाकर मिले। तो ये हमारे देश में राजनीति और अपराधीकरण का जो गठजोड़ है, ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये थी पूरी कहानी शहाबुद्दीन की। आज मैं कुछ इसलिए भी ये लेकर बैठा हूँ कि बहुत सारे लोगों की कुछ शिकायत होती है, लेकिन अभी देखूंगा कुछ आगे मैं सवाल लूँ आसिम से। उससे पहले कई लोगों ने कुछ लिखा था, मैं उस दिन सवाल आया था कि जो न्यूक्लियर पे हम बात कर रहे थे,
कि अमेरिका में कुछ लोगों ने कहा था कि क्या उनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन है तो वहाँ बिजली सस्ती है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल लिखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग इतना अलर्ट रहते हैं। जैसे गायत्री पारीक जी है, इसके अलावा जंग जसवाल, विवेक राय, ये सब यूएस में रहते हैं और इन्होंने लिखा कि बिल्कुल भी यहाँ बिजली मुफ्त में नहीं है और सस्ती भी नहीं है, और प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है लेकिन बाकायदा पैसे लेते हैं और पर यूनिट के हिसाब से बिल होते हैं। तो ये जवाब आप लोगों के लिए कि अमेरिका में बेशक उनके पास परमाणु बम बहुत हो पर बिजली फ्री नहीं है। राजेश भंडारी ने कुछ लिखा है। इसके अलावा जगदीश ठाकुर, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इन्होंने कुछ फरमाइश की थी। प्रीति मिश्रा हैं, ये इनकी शिकायत थी कि मैं सिर्फ जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं उनका नाम लेता हूं, पर ऐसा नहीं है, सभी के लिए बराबरी है। कई बार ऐसा हो जाता होगा अनजाने में। अभिनव चौहान है, निशा वोरा है। ये महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने कहा था। अब मुझे शायद याद आ रहा कि महात्मा गांधी की कहानी सुनना चाहती थी। महात्मा गांधी की कहानी शायद हमने सुनाई है। नहीं सर, उनका एक किस्सा सुनाया है। एक किस्सा महात्मा गांधी की मर्डर की पूरी कहानी पता नहीं। अच्छा हाँ, शायद मैं एक बार और चेक कर लूँगा। इसके अलावा गंगा प्रसाद पांडे हैं, ऋषभ अर्जरिया हैं, कमलप्रीत सिंह हैं, ये निर्भया की कहानी सुनना चाहते हैं। बहुत जल्दी, चूँकि अब इसी महीने में हुआ, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सुनाऊंगा। मोहित नाथ हैं, ये इनका कहना था कि पोस्टमार्टम बहुत सारे मामलों में आपने कहानी में सुनाया कि नहीं होता है, तो उसकी वजह से मौत किस वजह से हुई नहीं पता चलता है, तो क्यों ना पोस्टमार्टम को मस्ट कर देना चाहिए हिंदुस्तान में। ये एक्चुअली जो हॉस्पिटल में इस तरह की डेथ होती है तो आजकल तो यह है कि करना पड़ता है, लेकिन अगर घर में मौत हो गई या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे तो फिर वो फैमिली के ऊपर होती है कि फैमिली वाले चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे भी ज़रा सा भी शक हो वहाँ पे बिल्कुल मस्ट होना चाहिए। एक संदीप हैं, ये सैयद मोदी बैडमिंटन प्लेयर, इनके बारे में कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। हरताक्षी राठौर हैं, अमित अग्रवाल हैं, ब्रिजराज हैं, सागर कौशिक हैं, इन्होंने लंबी लिस्ट दी है अपनी कहानियों की। इसके अलावा पुष्पा सोंगरा हैं। बड़ा अच्छा इनका मेल लगा मुझे, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था। इनका एक 3 साल का बेटा है और वो कहते हैं कि उससे ये सब पता नहीं क्राइम और ये क्या होता है, लेकिन वो संडे को भी कहता है कि अपनी तोतली ज़बान में जिसमें भी कि क्राइम तक देखना है। तो 3 साल का इनका बेटा है पुष्पा जी का, ऊपर वाला उसे अच्छा रखे। अच्छा लगा इतने नन्हे फ़ैन के बारे में सुनकर। इसके अलावा शेखर वर्मा हैं, विवेक चौवतिया हैं, नयन हाजरे हैं, ये भोपाल गैस के बारे में सुनना चाहते तो उसके ऊपर एक